हाय गाइस। आज से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिएक्ट जेएस कोर्स। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट किस तरह काम करती है और हम रिएक्ट ही क्यों यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कोई और हमारा फ्रेमवर्क हो जाए, व्यू हो जाए या एंगुलर हो जाए, वो क्यों यूज़ नहीं करते। अब बेसिकली रिएक्ट है क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो ये देखने के लिए मैंने रिएक्ट की जो वेबसाइट है reactjs.org, अगर आप मेरा यूआरएल देखें तो मैंने वो ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने खुद भी लिखा है रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क नहीं है, ये सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। और इसके ऑपोजिट अगर हम व्यू में जाएं या एंगुलर में जाएं तो वो कंप्लीट एक फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में बेसिक डिफरेंस हमारे पास क्या होता है। जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर कम फंक्शनैलिटीज़ होती हैं एज़ कंपेयर टू फ्रेमवर्क। अगर हम फ्रेमवर्क की तरफ जाएं तो वो हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज होता है, कंप्लीट उसके अंदर हमारे एक ऑप्शंस होते हैं, उन तमाम को हम यूज़ कर सकते हैं। और जो लाइब्रेरीज़ होती हैं उनमें कुछ फंक्शनैलिटी, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए हमें बायर से हेल्प लेनी पड़ती है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे जैसे राउटिंग हो गई या इस तरह की और चीज़ें हो गई। अब ये राउटिंग क्या होती है मैं ये सब आगे जाके आपको जब हम प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे सब बताऊंगा। तो ये चीज़ें रिएक्ट में नहीं है, हमें बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम फ्रेमवर्क की तरफ जाएं तो वहाँ पे ये चीज़ें सब ऑलरेडी पड़ी होती हैं। लेकिन अब हम रिएक्ट की तरफ क्यों आ रहे हैं। अगर रिएक्ट में सब कुछ पहले से नहीं है, हमें सब कुछ बाहर से लेना पड़ता है, और फ्रेमवर्क में सब कुछ ऑलरेडी है, तो फिर हम फ्रेमवर्क क्यों नहीं चूज़ करते, रिएक्ट क्यों चूज़ कर रहे हैं। अब फ्रेमवर्क अगर आप यूज़ करते हैं, लेट्स से आपका एक मिनी प्रोजेक्ट है, तो जब आप फ्रेमवर्क को अपने पीसी में, अपने सिस्टम में जब आप यूज़ करते हैं तो आप वो तमाम फाइल्स, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम कंपोनेंट्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं भी होती। फ्रेमवर्क में वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सब कुछ आपके सिस्टम में आ जाता है और आप किसी न किसी तरह इनडायरेक्टली अपनी वेबसाइट को, अपनी ऐप को हैवी बना रहे होते हैं। और इसी तरह अगर हम रिएक्ट को देखें तो रिएक्ट में हम सिर्फ वही चीज़ यूज़ करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हम एक्स्ट्रा लोड अपनी वेबसाइट पे या अपनी ऐप पे नहीं डालते, जिसकी वजह से हमारी ऐप फास्ट होती है और बहुत से इसके फैक्टर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्ट की, कि रिएक्ट क्या है और कैसे काम करता है। अगर आप इनकी वेबसाइट देखें तो यहाँ पे ये मेरे पास रिएक्ट की जो बेसिक इनका टेम्पलेट है वेबसाइट का, वो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर डॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये अब आप देखें मेरे पास कितनी जल्दी नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से ट्यूटोरियल पे क्लिक करूँ तो विद इन अ सेकेंड मेरे पास अगला पेज भी ओपन हो चुका है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें मेरा ये पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा। तो मैं अगर ब्लॉग पे क्लिक करूँ, आप यहाँ पे इस जगह नज़र रखना, ये वाला जो मेरा आइकन है ये रिफ़्रेश नहीं होगा। ये अब आप देखें मेरे पास कंटेंट तो चेंज हो रहा है लेकिन जो मेरा पेज है वो रिफ़्रेश नहीं हो रहा। लेकिन जो मेरा यूआरएल है, अगर आप इस पे गौर करें तो मैं डॉक्स पे क्लिक करूँगा, अब आप देखना मेरा यूआरएल चेंज हो जाएगा। ये मैंने किया तो ये अब आप देखें मेरा यूआरएल जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह मैं किसी और पेज पे करूँ तो मेरा यहाँ से यूआरएल चेंज हो जाएगा। अब रिएक्ट के अंदर जो मेन चीज़ है वो कोड हम रीयूज़ कर सकते हैं। हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में कोड रीयूज़ कर सकते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। कंपोनेंट्स बेसिकली मैं एक छोटा सा उसका इंट्रो दे देता हूँ। ये मेरे पास लेट से एक हेडर का कंपोनेंट है, इसी तरह ये जैसे लेट से साइड बार का कंपोनेंट है, और ये वाला जो दरमियान में वेयर टू गेट सपोर्ट, ये मेरे पास लेट से मेन कंपोनेंट है या बॉडी का कंपोनेंट है। तो अब आप देखें मेरे जो ऊपर हेडर है, जब भी मैं किसी आइकन पे क्लिक करूँगा या किसी नेव बार के आइटम पे लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो बेसिक कंपोनेंट है हेडर का ये सेम रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो दरमियान में बॉडी वाला कंपोनेंट है वो चेंज होके उसकी जगह दूसरा कंटेंट आ गया। अगर मैं ब्लॉग पे क्लिक करूँ तो मेरा ये कंटेंट चेंज हो गया, ये कंटेंट चेंज हो गया, लेकिन ये जो मेरा बेसिक कंपोनेंट है ये सेम रहा है। तो रिएक्ट हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि रिएक्ट का जो बेसिक पर्पज़ है, एक तो ये है कि पेज हमारा रीलोड नहीं होता, दूसरा ये है कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं हम उनको ऐसे तरीके से यूज़ करते हैं
कि वो हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। अब बजाय मैं यहाँ पे अलग डॉक्स का अलग पेज बनाऊँ, उसके लिए एक अलग हेडर बनाऊँ, यहाँ ट्यूटोरियल के अंदर जाऊँ, यहाँ पे मैं अलग हेडर बनाऊँ, तो अलग साइड बार बनाऊँ, तो इससे बेहतर है मैं एक कंपोनेंट बना लूँ और उसके अंदर कंटेंट चेंज करता रहूँ। अब जैसे मैं ब्लॉग पे आया तो ये वही कंपोनेंट है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर कंटेंट चेंज है, ये मैंने दोबारा से नहीं बनाया हुआ। वो हम सीखेंगे आगे कि हम कंपोनेंट किस तरह क्रिएट करते हैं। हम एक ही बार कंपोनेंट बनाते हैं, सिर्फ उसके अंदर कंटेंट चेंज करते रहते हैं एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट के। तो इस तरह हमारी रिएक्ट काम करती है। अब हम ये देखते हैं कि हमें रिएक्ट को क्यों चूज़ करना चाहिए और एंगुलर और व्यू को की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि एंगुलर और व्यू की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनका भी बहुत स्कोप है, लेकिन मैं खुद रिएक्ट को ज़्यादा जो है पसंद करता हूँ एज़ कम्पेयर टू एंगुलर या व्यू। तो मैंने यहाँ पे गूगल ट्रेंड की वेबसाइट के अंदर ये अगर आप देखें तो मैंने रिएक्ट, एंगुलर और व्यू का कंपैरिजन किया हुआ है। आप खुद गूगल ट्रेंड की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, ये trends.google.com इनका यूआरएल है, और यहाँ पे आके आपने बस रिएक्ट लिखना है। जिन जिन लैंग्वेजेस का आप कंपैरिजन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये आपको उसका रिजल्ट दे देगा, क्योंकि ये गूगल की वेबसाइट है तो ये काफ़ी ऑथेंटिक है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो ब्लू लाइन है, जो ग्राफ में ब्लू ग्राफ जा रहा है, ये हमारे पास रिएक्ट क्या है। इसके अलावा ये जो रेड जो लाइन जा रही है ये हमारे पास एंगुलर है, और ये जो थर्ड में नंबर पे जा रही है ये हमारे पास व्यू है। तो यहाँ से आपको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि ग्राफ में कितना बड़ा डिफरेंस है, कि टेक्नोलॉजी में हमारे पास रिएक्ट किस कदर ज़्यादा यूज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू एंगुलर और व्यू। एंगुलर और व्यू में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हम रिएक्ट में नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो अपकमिंग ट्रेंड है वो एज़ कम्पेयर टू एंगुलर और व्यू रिएक्ट का ज़्यादा है। तो जो रिएक्ट है बेसिकली ये एक फेसबुक की ने क्रिएट की है, और इसी तरह जो दूसरी हैं वो गूगल ने क्रिएट की हैं। तो दोनों ही बेस्ट हैं, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि जो एक है वो दूसरी से बेहतर है, या रिएक्ट अच्छी है या एंगुलर अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करें सीखने के लिए, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके लिए रिएक्ट सीखना आसान है एज़ कम्पेयर टू एंगुलर, क्योंकि वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क में बहुत से रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं, वो सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। लेकिन रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, इसको सीखना इजी है और आप जल्दी सीख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एंगुलर या व्यू। तो इस वजह से मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप रिएक्ट की तरफ आएँ। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या क्या हमारे प्री रिक्विजिट हैं रिएक्ट सीखने से पहले, हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो इसमें एक तो हमें HTML आनी चाहिए, और आई होप कि आपको HTML आती होगी। इसके अलावा हमें CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें आनी ही चाहिए रिएक्ट सीखने से पहले। अगर आपने अभी तक HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट पे भी काम नहीं किया हुआ तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे काम करें, थोड़ा सा उसको सीखें, उसके बाद आप रिएक्ट की तरफ जंप करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट से रिएक्ट पे आएंगे तो आप वो चीज़ें सीख नहीं सकेंगे। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक इसका वर्जन है, ES6 नाम है उसका। तो रिएक्ट के अंदर हम ES6 यूज़ करते हैं। अगर आप ES6 से फेमिलियर नहीं है लेकिन आपने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पे काम किया हुआ है तो ES6 आपके लिए सीखना मुश्किल नहीं है। ES6 में बस सिंटैक्स का डिफरेंस है, जैसे नॉर्मल फंक्शन है तो उसकी जगह हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ES6 को फुल रिवाइज़ कर दूंगा। उसमें मैं ES6 के तमाम बेसिक्स जो जो रिएक्ट के अंदर यूज़ होने वाले हैं वो तमाम मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद से हम रिएक्ट आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो आपको रिएक्ट सीखने से पहले आनी चाहिए थी। अगर अभी तक आपने ये सब कुछ नहीं सीखा हुआ, रिएक्ट सीखने से पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा पहले आप ये तमाम कहीं से भी सीख लें। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इनके ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आप किसी भी जगह से सीख सकते हैं, और उसके बाद आप दोबारा मेरे इस ट्यूटोरियल में वापस आ जाएं ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें।